चलिए तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स की हमें आवश्यकता क्यों होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है सॉल्वेंट का और दूसरा हिस्सा होता है सॉल्यूट का। जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है। ये तो हो गई क्या बात, क्वालिटेटिव, कि हमने बताया कि एक की क्वांटिटी कम है, एक की क्वांटिटी ज़्यादा है, बट एक्चुअल टर्म में वो क्वांटिटी कितनी है यही बताना कहलाता है उसका कंसंट्रेशन बताना। यदि हम डेफिनेशन के तौर पे बात कहें, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टर्म कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को ही कंसंट्रेशन के थ्रू हम क्वांटिटेटिव मैनर में बताते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बेसिकली दो तरीके से डिस्क्राइब होता है, एक तो क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि उससे केवल हमें अमाउंट के कम या ज़्यादा होने की जानकारी मिलती है। क्वांटिटेटिव ये मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट है, मेनली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन जो टर्म्स होते हैं वो कई सारे होते हैं, अलग अलग तरीके से उनका इस्तेमाल होता है। यदि 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक को हम खोलें तो वो कंपोनेंट के हिसाब से बात करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, वो कंपोनेंट के कंसंट्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पर हमें इसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक टर्म लूँ मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज नॉर्मली तौर पे जो टीचर पढ़ाता है तो वो ये कह देता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चा यहाँ कई बार पूछता है कि सर हमने सॉल्यूट का ही अमाउंट क्यों लिया, हमने सॉल्वेंट का अमाउंट क्यों नहीं लिया। तो देखिए, जब हम कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट जोड़ सकते हैं। इसका मतलब हो गया मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। तो यदि आप इसमें कंपोनेंट के तौर पे क्या ले रहे हो, सॉल्यूट ले रहे हो या कंपोनेंट के तौर पे सॉल्वेंट ले रहे हो, तो इस तरीके से दो डेफिनेशन बन जाएंगी। यदि आप लेते हो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मैं यहां लिख देता हूं यहां से हटा करके, जैसे मैंने लिखा कंपोनेंट की बजाय मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सामान्य तौर पे हम बात करें तो हम मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की ही स्टडी करते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की स्टडी हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट यदि हम लिखेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और यदि यहां पर हम लिखेंगे तो यहां हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मेनली हम इसी टर्म का, अपनी बुक्स को यदि हम देखें तो हम इसी टर्म का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि हम मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ही हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये इसीलिए जब आप एनसीईआरटी की बुक को देखते हो तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट लिखता है। कंपोनेंट में आप अपने यूज़ के हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों को रख सकते हो। जिसको आप रखोगे वो ऊपर आ जाएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, क्लियर, ठीक है। तो इस बेस पे अब चूंकि हमारी जो बुक है, ठीक है, उसमें हम सॉल्यूट को लेकर के चलते हैं। स्टैंडर्ड तौर पे कंपोनेंट है, कंपोनेंट में हम जो स्टडी करेंगे
वो स्टडी हम किसके बेस पर करेंगे, सॉल्यूट के बेस पर करेंगे। चलिए तो अब हम यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म को वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला टर्म तो मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस ही कर चुका हूं। अब मैं दूसरा यहां लिखता हूं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, या इसी को कई बार वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल दिया जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल दिया जाता है। तो यदि इस तरीके से लिखा है, मतलब हमें यह समझना है कि ये यहां पर बात किसकी की जा रही है, सॉल्यूट की जा रही है। तो हम किसको लिखेंगे, यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये, सॉरी यहां पर थोड़ी एक गलती हो गई, हमें मास का यूज नहीं करना है, यहां पर हमें वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और अब एक और समस्या यहां बनती है कि जो वॉल्यूम लिया जा रहा है वो हम किस में लें। तो देखिए ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम आप ले रहे हो, जो भी यूनिट लोगे दोनों की कॉमन लेना है। यदि ऊपर वाला ml में ले रहे हैं तो नीचे वाला भी ml में लेना है, ऊपर वाला लीटर में ले रहे हैं तो नीचे वाला भी लीटर में लेना है। ठीक है, ताकि यूनिट यहां से हट जाए और हमारा केवल परसेंटेज जो है यूनिट लेस टर्म है उसमें आंसर आ जाए। कई बार टर्म जो आपकी होती है वो इस तरीके से भी पूछ ली जाती है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां सॉल्वेंट टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सॉल्वेंट टर्म का इस्तेमाल केवल एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, और वो कंडीशन है जबकि हम मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ना लेकर के मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट ले लें, जो कि किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल वगैरह में नहीं लिया जाता है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं, तो न्यूमेरिकल हम यहां एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कि वी हैव अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 600 ml सॉल्यूशन ऑफ NaOH with 60 ग्राम सॉल्यूट इन इट। इसका आप क्या निकालिए, 600 ml, आप इसका मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए, मास परसेंटेज निकालिए, और ये दो बात करते हैं हम यहां पर। ठीक है, अच्छा तो हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। अब देखिए 3-4 चीजों को हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। एक तो हमें मास वॉल्यूम और मास परसेंटेज के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। एक तो ये हो जाएगा मास के लिए, और मास वॉल्यूम के लिए मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 और इंटू 100। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ NaOH तो हमें पता है कितना है, 60 ग्राम। वॉल्यूम ml में कितना है, 600 ग्राम, 600 ml इंटू कर देंगे यहाँ 100, दिस इज इक्वल टू आ गया कितना, 10%। मतलब मास वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, 10%। लेकिन मास परसेंटेज को निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में हमें कोई डेटा यहाँ पर नहीं दिया गया है।
तो सबसे पहले तो हमें डेटा पता होना चाहिए कि मास कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में यदि ml दिया गया है तो आपको डेंसिटी आपकी होना बहुत ज़रूरी है। यदि डेंसिटी वहाँ नहीं दी गई है तो फिर ऐसी कंडीशन में मास परसेंटेज निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेंसिटी दी गई है 1.5 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 600 ml है, देखिए यहाँ इसको समझते हैं हम, 600 ml टोटल हमारा सॉल्यूशन है। 1 ml कितना वेट रख रहा है, 1.5 ग्राम रख रहा है, तो टोटल हमारा जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, मास जो हमारा हो जाएगा 600 इंटू 1.5 ग्राम इज इक्वल टू 900 ग्राम। तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा 900 ग्राम। तो यहाँ पर हम ले लें कितना, 60 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, दिस। तो यहाँ से हमने इसको काट दिया तो फिर ये कितना बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ से 0.66, ठीक है, पॉइंट जो भी होगा इस तरीके से आपका ये कितना बचा, यहाँ बचा 3, 6.6% आपका हो जाएगा मास परसेंटेज। तो इस तरीके से कि जब क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यदि हम 9th क्लास सीबीएसई के हिसाब से बात करें तो 9th क्लास सीबीएसई में केवल इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो जनरली तौर पर सॉल्युबिलिटी को मैंने नेक्स्ट अपनी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये टर्म्स हम बात करेंगे, बाकी नॉर्मेलिटी को हम यहाँ नहीं करेंगे, ओके। तो चलिए आज की क्लास, इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ पर, नॉर्मेलिटी पर, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड वन मोर इज ppm, ओके, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।